नहीं करूंगा। सही है भाई, अभी ऑन कर दिया आप लोगों की खातिर। ठीक है, बच्चे आते नहीं क्लास में यार, किस किस्म के बच्चे घर में बैठ कर भी अगर ये नहीं पढ़ सकते तो फिर अल्लाह ही हाफिज है ना। इस तरह नहीं चलेगा भाई, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बड़ा लंबा सफर है भाई आप लोगों के पास। हमें भी है लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा है ना। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे हम। लॉ ऑफ डिमांड की डिफिनीशन आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, एजम्पशन पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने आपसे कहा था ना कि दो तरह की साइंस होती है, नॉर्मेटिव साइंस और दूसरा कौन सा था, फैक्चुअल साइंस या पॉजिटिव साइंस। ठीक है, तो नॉर्मेटिव साइंस हम चूंकि इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव साइंस है तो ये एजम्पशन बेस्ड है, इसमें कुछ एजम्पशंस होती हैं। टेबल पढ़ेंगे या शेड्यूल या स्केड्यूल वट एवर यू पीपल कॉल, डायग्राम पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सेप्शंस, किन किन चीजों पर ये ला एप्लीकेबल नहीं है, जो चीजें एजम्पशन को निगेट करती है ना, जो चीजें एजम्पशन के अगेंस्ट चलती है उसको एक्सेप्शंस कहते हैं। ठीक है, और इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, इंशाल्लाह ये पढ़ेंगे हम लॉ ऑफ डिमांड में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहां से उसने सवाल पूछा भी है। डिफिनीशन भाई सिंपल डिफिनीशन है, आप ये डिफिनीशन याद कर लें, किताब वाली याद ना रखे, बस इसको याद करें। देखिए, अदर थिंग रिमेनिंग द सेम, अदर थिंग कौन कौन सी है ये भी हम पढ़ेंगे। एजम्पशन जो है ना, ये एजम्पशन, ये अदर थिंग रिमेनिंग द सेम। ठीक है, अदर थिंग रिमेनिंग द सेम, वो अदर थिंग कौन कौन सी चीजें हैं वो हम पढ़ेंगे। सही है जी। When the price of a good decreases, its demand increases या extends, आपकी किताब में extends टर्म भी यूज हुए हैं। जब किसी गुड्स की प्राइस डिक्रीज होती है तो उसकी डिमांड इंक्रीज होती है, या डिमांड इंक्रीज मीन डिमांड एक्सटेंड, ये मैं क्यों मैंने ब्रैकेट में लिखा है इस पे बात करेंगे। एंड व्हेन प्राइस ऑफ ए गुड इंक्रीजेस, इट्स डिमांड डिक्रीजेस। ठीक है, और जब किसी गुड्स की प्राइस इंक्रीज होती है तो उसकी डिमांड डिक्रीज होती है या उसकी डिमांड कंट्रैक्ट होती है। ठीक है, तो जब भी किसी गुड्स की प्राइस में डिक्रीज आएगा तो उसकी डिमांड में इंक्रीज आएगा, और जब किसी गुड की प्राइस में इंक्रीज आएगा तो उसकी डिमांड में डिक्रीज या कंट्रैक्ट आएंगे। ठीक है, तो इसको एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन भी कहते हैं। क्लियर बताऊंगा कि क्यों इसे क्यों कहते हैं। डिफिनीशन क्लियर है जी। डिफिनीशन में कोई इशू, मैं इसलिए आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हूँ कि कोई चीज मिस ना हो या आपको कोई चीज समझ में आए और मैं आगे जाऊं तो अच्छी बात नहीं है जी। डिफिनीशन में कोई इशू है तो कल भी हमने पढ़ा था। अच्छा, क्लियर, थैंक यू। ठीक है, ठीक है। चलते अपनी किताब की तरफ। ये आप एक नजर देख लें बस। ठीक है ना, ये चीजें इंट्रोडक्शन एक नजर देख लें। डिफिनीशन हमने उधर से कर ली, इधर से करने की जरूरत नहीं है। एक्सटेंड और कंट्रैक्ट मैंने आपको बता दिया कि जब डिमांड इंक्रीज होगी तो उसको एक्सटेंड कहते हैं, जब डिमांड डिक्रीज होगी तो उसको कंट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है जी। एजम्पशंस इंपॉर्टेंट है जी। यार ये ला तब एप्लीकेबल होगा जब कुछ एजम्पशंस होंगी, अगर ये बातें होंगी तो तब ये ला एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज ये ला एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव साइंस है ना, एजम्पशन बेस्ड है ना, तो कुछ बातें कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये बात एग्जिस्ट करेगी तो तब लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होगा, इसकी एप्लीकेबिलिटी पॉसिबल है, अदरवाइज फिर लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो वो एजम्पशन कौन कौन से हैं? नो चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, भाई इनकम, कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज ना आए। क्या मतलब? अगर इनकम में चेंज आ जाता है तो क्या होगा यार? अगर इनकम में चेंज आ जाता है तो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, खरीदने की सलाहियत बढ़ जाएगी। फिर वो क्या करेगा? वो अगर उस फिर अगर प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ भी जाए ना, अगर प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ भी जाए तो तब भी वो इजीली वो प्रोडक्ट खरीद सकते हैं क्योंकि वो उनकी इनकम बढ़ गई है। ठीक है, देखो अमीरों के लिए अगर चीजें बहुत भी महंगी हो जाए ना तो तब उनकी परचेजिंग पावर ज्यादा होती है, तब भी वो चीजें खरीद लेते हैं, तो ये ला फिर एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, अगर इनकम ऑफ द कंज्यूमर में डिक्रीज आ गई, ठीक है, तो परचेजिंग पावर कम हो जाएगी,
परचेजिंग पावर कम हुई, हालांकि प्रोडक्ट की प्राइस में इंक्रीज नहीं आया, लेकिन परचेजिंग पावर कम होने की वजह से फिर वो लोग वो चीज नहीं खरीद पाते, ठीक है, तो फिर ला एप्लीकेबल नहीं होगी। सही है जी। तो अगर इनकम ऑफ द कंज्यूमर कांस्टेंट रहे तो तब ये ला एप्लीकेबल होगा, अगर इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंज हो जाए तो ये ला फिर एप्लीकेबल नहीं है। ये पहले पॉइंट में कोई इशू? शाबाश, पूछे, आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे। खैर जी, अहमद, खालिद, सदीक, हैदर रहमान जी, शमीन, मुस्कान जी, पूछे, शाबाश। बाकी यार इसके नाम नहीं भी लिए। पहले पॉइंट में कोई इशू? क्लियर, ठीक है जी। बाकियों को भी चलो। अच्छा, सब्स्टिट्यूट्स, देयर इज नो चेंज, नो सब्स्टिट्यूट फॉर द गुड्स। देखें, इकोनॉमिक्स में दो तरह के गुड्स हैं, एक को कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक को कहते हैं रिलेटेड गुड्स या कंप्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, आगे आएंगे, मैं फिर भी एक्सप्लेन कर दूं। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि एक गुड्स की जगह हम दूसरे गुड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मटन का सब्स्टिट्यूट चिकन, पेप्सी का सब्स्टिट्यूट कोका कोला, 7 अप का सब्स्टिट्यूट स्प्राइट, सही है जी, टी का सब्स्टिट्यूट कॉफी। तो अगर प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, सही है, तो फिर होगा क्या? अगर प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल टी की प्राइस बढ़ जाती है, ठीक है, तो लोग फिर किधर शिफ्ट हो जाएंगे? लोग फिर कॉफी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, लोग टी की डिमांड छोड़ देंगे और कॉफी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, फिर भी ला एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूट ना हो, प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट ना हो, फॉर एग्जांपल टी का सब्स्टिट्यूट कॉफी अवेलेबल नहीं है, तो फिर लोग क्या करेंगे? प्राइस बढ़ जाएगी, तो दूसरी तरफ तो हम शिफ्ट नहीं कर सकते ना, क्योंकि सब्स्टिट्यूट तो अवेलेबल नहीं है, तो फिर हम डिमांड डिक्रीज कर लेंगे। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो हम टी की जगह फिर कॉफी को यूज कर लेंगे। क्लियर? तो प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ना हो जी, तब ये ला एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज ये ला एप्लीकेबल नहीं होगा। या इसकी एक दूसरी बात मैं बताता हूं आपको, एक दूसरी बात जी, एक दूसरी बात, या काइंडली आप म्यूट करें, खुद भी म्यूट करें, मैंने भी सबको म्यूट किया जी। जी इफ्तिखार, आप सवाल टाइप करते जाएं भाई, सवाल टाइप करते जाएं। म्यूट कर दो ना भैया। सर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हो तब भी तो भी आप सवाल टाइप कर जाए जैन, मैं कर लेता हूँ इसकी। मैं एक और मिसाल देता हूँ, एक और एंगल से समझाता हूँ ना आपको भाई। देखें, एक और बात, सब्स्टिट्यूट का एक और एंगल से भी देख लेते हैं। टी का सब्स्टिट्यूट कॉफी अवेलेबल है, क्लियर जी। अब कॉफी की प्राइस बढ़ गई, जब कॉफी की प्राइस बढ़ गई लेकिन टी की प्राइस कांस्टेंट रही, टी की प्राइस नहीं बढ़ रही, कॉफी की प्राइस बढ़ गई। अब लोग, हालांकि टी की प्राइस तो अभी इधर नहीं बढ़ी, लेकिन इसकी सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ गई ना, तो उधर से कंज्यूमर टी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और डिमांड ज्यादा कर लेंगे टी की। हालांकि टी की प्राइस में कमी नहीं आई, उसकी सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस में कमी वो बढ़ गई है, जिसकी वजह से कंज्यूमर इधर शिफ्ट हो जाएंगे। आई रिपीट, उसको दूसरे एंगल से भी देख लें कि प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, टी और कॉफी, कॉफी की प्राइस बढ़ गई, ठीक है, जब कॉफी की प्राइस बढ़ गई, जबकि टी की प्राइस अभी तक कम नहीं हुई, लेकिन कॉफी से कंज्यूमर टी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल है और सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ गई, जिसकी वजह से नए कंज्यूमर टी की तरफ बढ़ जाएंगे और टी की डिमांड कर लेंगे। हालांकि टी की प्राइस में तो कोई कमी नहीं आई, और हमने लॉ ऑफ डिमांड में क्या पढ़ा कि लॉ ऑफ डिमांड में हमने ये पढ़ा कि डिमांड तब इंक्रीज होगी जब प्राइस में डिक्रीज आया। इधर टी की तो प्राइस में कोई डिक्रीज नहीं आई, लेकिन कंज्यूमर कॉफी से इधर शिफ्ट हो गए, ठीक है, तो तब भी ये ला एप्लीकेबल नहीं है जी। जैन, अभी क्लियर हुआ दूसरे एंगल से जी? बाकी भी क्लियर करते जाएं। नहीं 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 नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं कि उधर कॉफी की, देखो कॉफी की प्राइस बढ़ गई उधर, ठीक है, नहीं, जरूरी नहीं है। अब क्लियर है जी? दो दो पॉइंट,
कि कंज्यूमर की इनकम में भी चेंज ना आए और सब्स्टिट्यूट में। अब रिलेटेड गुड्स, ठीक है जी, रिलेटेड गुड्स या कंप्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड तो अल्टरनेट गुड्स होते हैं, एक दूसरे की जगह यूज होते हैं। कंप्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं विच आर यूज टुगेदर, जो कि इकट्ठे यूज होते हो। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं, क्रिकेट बैट एंड बॉल, सॉक्स एंड शूज, मोबाइल एंड मोबाइल चार्जर, ठीक है ना। वो गुड्स कि जो इकट्ठे यूज होते हो, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं रिलेटेड गुड्स, कंप्लीमेंट गुड्स या कंप्लीमेंट्री गुड्स। तीनों नाम से आप लिख सकते हो। क्लियर जी। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स आर स्टेबल, कि जो रिलेटेड गुड्स है या कंप्लीमेंट्री गुड्स है उसकी प्राइस स्टेबल रहे, अदरवाइज ये ला एप्लीकेबल नहीं होगा। किस तरह, मैं आपको मिसाल देता हूं। फॉर एग्जांपल, यार बैट की प्राइस गिर गई, बैट मीन क्रिकेट बैट की प्राइस गिर गई, और जो क्रिकेट बॉल था उसकी प्राइस कांस्टेंट रही। क्लियर जी। लेकिन जब बैट की प्राइस गिर गई, ठीक है, तो लोगों ने बैट का खरीदना शुरू कर दिया। जब लोग बैट खरीदेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली बॉल भी खरीदेंगे। हालांकि बॉल की प्राइस में तो डिक्रीज नहीं आया, लेकिन बैट की प्राइस में डिक्रीज की वजह से बॉल की डिमांड में इंक्रीज आ गई। क्लियर। तो क्यों, हालांकि बॉल की तो अपनी प्राइस तो नहीं गिरी ना, लेकिन डिमांड में इंक्रीज आया। किस वजह से, क्योंकि कंप्लीमेंट्री गुड की प्राइस में डिक्रीज आया, उसकी डिमांड बढ़ गई। तो इसी वजह से हमारी बॉल की प्राइस में तो डिक्रीज नहीं आई, लेकिन डिमांड बढ़ गई, तो ला एप्लीकेबल नहीं हुआ। सही है जी। तो कंप्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स में ये फर्क होता है। मैं दोबारा समझा लेता हूं। देखें, पहले तो ये समझिए कि रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं। रिलेटेड गुड्स या कंप्लीमेंट्री गुड आर दोज गुड विच आर यूज टुगेदर, जो कि इकट्ठे यूज होते हैं हम, ठीक है। बैट की प्राइस गिर गई, तो बैट की डिमांड में इंक्रीज आया। अब बॉल उसका कंप्लीमेंट्री गुड्स है, रिलेटेड गुड्स है बैट का। हालांकि बॉल की प्राइस में डिक्रीज नहीं आया, ठीक है जी, बॉल की प्राइस में कोई डिक्रीज नहीं आई, लेकिन बैट की डिमांड में इंक्रीज की वजह से लोग अब बॉल की डिमांड भी करेंगे, ठीक है। तो ला एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि बॉल की तो प्राइस डिक्रीज नहीं हुई ना, और डिमांड इंक्रीज हो गई। डिमांड किस वजह से इंक्रीज हुई, क्योंकि कंप्लीमेंट्री गुड की डिमांड में इंक्रीज आया। अब क्लियर है लियाकत। तो ये इस तरह होता है भाई। जी जी लियाकत। अब भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। यार बॉल की जो डिमांड बढ़ी है ना, वो उसकी प्राइस की वजह से नहीं बढ़ी कि उसकी प्राइस गिर गई, बल्कि बैट की डिमांड में इंक्रीज आया, तो उसी की वजह से उसकी डिमांड बढ़ गई बॉल की। अब भी क्लियर है, अब भी क्लियर नहीं है लियाकत। चलो फिर रिकॉर्डिंग सुन लो भाई, मैं ग्रुप में भी समझा लेता हूँ, ठीक है। मैं फिर समझा लूँ, कोई मसला नहीं भाई जी। बाकियों भी क्लियर नहीं है। ठीक है, खैर ये चीजें इंशाल्लाह बाद में भी आएंगी, कोई मसला नहीं है। ये आप न्यू होना, इसी वजह से ये चीजें इंशाल्लाह तो टाइम। अच्छा, देयर इज नो चेंज इन कस्टम, फैशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, या इनमें भी चेंज ना है। फॉर एग्जांपल, अगर एक चीज फैशन में है ना, एक चीज कस्टम में भी है ना, तो उसकी प्राइस बहुत भी बढ़ जाए ना, तो तब भी फिर भी लोग डिमांड करते हैं। फॉर एग्जांपल, छोटी ईद आ रही हो, ठीक है ना, या बड़ी ईद आ रही, या कोई वेडिंग सीजन हो ना, तो कपड़ों की कीमत जो भी हो ना, क्योंकि कस्टम है, एक त्यौहार है, मजहबी त्यौहार है, या इस तरह कोई एक कोई फैशन हो ना, कोई और फैशन, कोई वेडिंग सीजन हो ना, तो कपड़ों की प्राइस जो भी हो फिर भी लोग खरीदते हैं, वो फिर प्राइस का ख्याल नहीं रखते, ठीक है ना। तो अगर एक चीज फैशन में है, एक चीज ट्रेंड एंड कस्टम में है, तो लोग प्राइस का ख्याल नहीं रखते, हालांकि उसकी प्राइस बहुत भी बढ़ जाए ना, तब भी लोग उस चीज को खरीदते हैं, ठीक है ना। या प्रेफरेंसेस का मतलब ये कि कंज्यूमर अगर एक चीज को तरजीह देते हैं, वो कहते हैं यार हमें, होते हैं ना, वो प्राइस कॉन्शियस नहीं होते, वो कहते हैं यार इसकी प्राइस जो भी हो, मुझे एक चीज अच्छी लग रही हो, ठीक है, मैं तो उसकी डिमांड करूंगा, ठीक है ना। मैं प्राइस में ख्याल में उसकी प्राइस गिर जाएगी तब खरीदूंगा, नहीं भाई मैं हाई प्राइस पे भी ये चीज खरीदूंगा। तो अगर एक चीज फैशन में है, कस्टम में है, ठीक है ना, एक बंदे की अपनी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस होती है, तो वो फिर प्राइस का ख्याल नहीं रखते और ला रिप्लाई नहीं होता। जी। साइज ऑफ पॉपुलेशन स्टेबल, यार पॉपुलेशन ना बढ़े। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो कहने का मतलब ये कि
नंबर ऑफ कंज्यूमर ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ कंज्यूमर ज्यादा होंगे तो जो भी प्राइस होगी फिर लोग डिमांड करेंगे उसकी, तो पॉपुलेशन भी कांस्टेंट रहेगी। इन 2 पॉइंट्स में कोई इशू? जी सबको क्लियर है जी? ये दो पॉइंट्स, साइज ऑफ पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन में अगर इंक्रीज आएगा तो लोग डिमांड ज्यादा करेंगे, ठीक है ना। तो फिर हाई प्राइस भी होगी ना, तो पॉपुलेशन ज्यादा होगा तो हाई डिमांड। हालांकि प्राइस में कोई डिक्रीज नहीं आया, लेकिन क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है तो डिमांड ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी। सही है जी। द क्लाइमेट एंड वेदर कंडीशन आर एक्सपेक्टेड, ठीक है ना, वो एक कंडीशन आर एज एक्सपेक्टेड, ठीक है ना। क्लाइमेट और वेदर में भी कोई चेंज ना आए, ठीक है। इस तरह लोग सर्दियों में एक मौसम होता है ना स्वेटर वगैरह का, तो बोनेंजा या आपके लीड्स वगैरह जो हुए, ऑक्सफोर्ड वगैरह, जो भी प्राइस चार्ज करते हैं तो लोग उसको खरीदते हैं, क्योंकि उसका मौसम है ना, वेदर है ना उसका। तो एक चीज वेदर हो, इसका मौसम हो तो लोग खरीदते हैं। जिस तरह गर्मियों में लोग गर्मियों के कपड़े खरीदते हैं, ठीक है, हाई प्राइस भी हो तो तब भी वो खरीदते हैं, ठीक है जी। तो इसका ये मतलब है, फिर भी लोग डिमांड करते हैं, हाई प्राइस भी हो तो तब भी लोग डिमांड करते हैं, एप्लीकेबल नहीं होगा। द टैक्स रेट आर स्टेबल, अच्छा टैक्स रेट्स आर स्टेबल, इस पॉइंट को जरा इधर छोड़ दें, मैं डायग्राम करके आगे तो इंशाल्लाह फिर इस पॉइंट को रेफर करूंगा। टैक्स रेट आर स्टेबल, इसको जरा पॉइंट को जोड़ दें, ठीक है। तो इसमें सेल टैक्स आते हैं ना, तो इसको डिस्कस करेंगे। जी टैक्स रेट के अलावा पॉइंट्स में कोई इशू हो तो काइंडली पूछे यार, कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लो, शाबाश। एक मिनट ले शाबाश, एक आधा मिनट ले शाबाश। देयर इज नो चेंज इन कस्टम टेस्ट और प्रेफरेंसेस, भाई एक बंदे का जिस चीज के साथ शौक होना, ठीक है, या एक चीज फैशन में होना, फैशन में, तो फिर लोग हाई प्राइस पर भी उस चीज की डिमांड करते हैं, ठीक है ना। एक चीज कस्टम में हो, ठीक है ना, या फैशन में हो, या एक बंदे की अपनी टेस्ट हो, ठीक है, एक बंदा जिस चीज का शौकीन हो तो उसके लिए वो हाई प्राइस देने के लिए भी वो तैयार होता है। उसकी प्राइस जो भी होगी वो तब भी उस प्रोडक्ट्स की डिमांड करेगा, ठीक है। अगर एक चीज फैशन में हो, कस्टम में हो, या उसकी अपनी कोई टेस्ट हो। सही है आप इमरान? जिस तरह ड्रग्स एडिक्टेड बंदे होते हैं ना, तो वो फिर प्राइस का ख्याल नहीं रखते, वो बस उसको डिमांड करते हैं, चाहे वो जो वॉट एवर प्राइस, ठीक है, तो उसके लिए डिमांड। या इस तरह कोई और बंदा भी किस चीज का एडिक्टेड हो ना, तो उस चीज की डिमांड करता है। अब क्लियर है जी? चलो ठीक है, टेबल की तरफ आते हैं। मैंने कल आपसे कहा था, जी बिल्कुल लोग करते हैं, बिल्कुल, ठीक है ना। बिल्कुल लोग देखो, इसको कहते हैं ब्रांड कॉन्शियस लोग। कुछ लोग बड़े होते हैं ना ब्रांड कॉन्शियस, ठीक है ना, वो कहते हैं यार जो भी प्राइस होगी ना, भाई मैंने तो भाई आईफोन खरीदना है, 8 खरीदना है भाई, या कोई भी लेटेस्ट वर्जन, ठीक है ना यार, जो भी प्राइस होगी ना भाई मैंने तो ना आडी खरीदनी है भाई, ठीक है ना। तो होते हैं यार इस तरह ब्रांड कॉन्शियस लोग होते हैं भाई, सही है जी। लेकिन इंशाल्लाह जब आप लोग क्वालिफाई कर लोगे ना तो फिर इंसान का दिल भर जाते हैं, ठीक है ना, फिर बंदा खुद ब खुद। जी यहां तक काइंडली कोई इशू? चलो ठीक है, अब क्लियर है ना सबको, है ना इंटरेस्टिंग टॉपिक? इकोनॉमिक्स है ही बड़ी इंटरेस्टिंग यार इंशाल्लाह। अच्छा अब देखो ये है प्राइस, ठीक है। व्हेन द प्राइसेस इंक्रीजेस, 3 से 5, 5 से 8, 8 से 10, 10 से 11, द क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस या द क्वांटिटी डिमांडेड कंट्रैक्ट्स, ठीक है ना। तो व्हेन द प्राइसेस इंक्रीजेस द क्वांटिटी डिमांड फॉर दैट प्रोडक्ट डिक्रीजेस और द क्वांटिटी डिमांड फॉर दैट प्रोडक्ट कंट्रैक्ट्स। वाइस वर्सा, अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ चले जाएं, 11 से 10, 11 से 10, 10 से 8, 8 से 5, 5 से 3, when the price of a product decreases, ठीक है, the quantity demanded 10 से 20, 20 से 30, 30 से 50, 50 से 60, the quantity demand for their products increases या the quantity demand for their product extends। समझ आ रही डिफिनीशन अब? क्लियर जी? तो
मैंने इसलिए वो ब्रैकेट में एक्सटेंड और कंट्रैक्ट आप भी लिख लें, एग्जामिनर को पता है कि बच्चों को टर्मिनोलॉजी क्लियर है। बस वो जो मैंने आपको डिफिनीशन दी ना वो सेंट्रल प्रोफेसर और वो छोड़ दे आप, बस ना नहीं है। अच्छा, अब टेबल की बाद में हम आ जाते हैं डायग्राम की तरफ। देखें, हमारे पास दो साइड्स होते हैं। ये है हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस, आप मैथ में तकरीबन पढ़ चुके होंगे। ये है हमारे पास वर्टिकल एक्सिस, या इसको एक्स एक्सिस भी कहते हैं और इसको वाई एक्सिस भी कहते हैं। सही है जी। देखिए, अब जब प्रोडक्ट की प्राइस थी 10 तो क्वांटिटी डिमांड कितनी थी? 20। जब प्रोडक्ट की प्राइस थी 10, ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांड कितनी थी? 20। लेकिन जब प्रोडक्ट की प्राइस 10 से 5 तक गिरी, प्राइस में डिक्रीज आया, तो क्वांटिटी डिमांड में 20 से वो 50 पे चली गई। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट बी क्लियर। तो डिक्रीज इन प्राइस लीड्स एक्सटेंड टू क्वांटिटी डिमांडेड। क्लियर। इस कर्व को, आई रिपीट, इस कर्व को डिमांड कर्व भी कहते हैं। आप नोट करें, आई एम श्योर कि आपके पास नोटबुक पड़े होंगे और आप साथ साथ नोट कर रहे हैं, आई एम श्योर। ठीक है जी। इसको कहते हैं डिमांड कर्व। नहीं नहीं, हम ये ज्यूम करते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी सेम रहे। ठीक है, हम आगे आएंगी चीजें इंशाल्लाह। हम ये इज्यूम करते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। ठीक है ना, क्वालिटी जो भी पहले भी थी अब भी वो क्वालिटी है। ठीक है, सो नो कंप्रोमाइज ऑन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। जहां जहां प्रोडक्ट पे क्वालिटी कंप्रोमाइज होगा ना प्रोडक्ट की क्वालिटी पर, वो इंशाल्लाह वो फिर हम एग्जाम्पशन में पढ़ेंगे। क्लियर है हम साहब? अच्छा, अब आई रिपीट, ये जो कर्व है, ये वाला जो मैंने, ये इसको एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन इन डिमांड भी कहते हैं। आई एम श्योर कि आप नोट करते जा रहे हैं। इस कर्व को, ये कर्व जो, इसको डिमांड कर्व भी कहते हैं, इसको एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन इन डिमांड भी कहते हैं, और इस कर्व को मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व भी कहते हैं। इसके 3 नाम हैं। डिमांड कर्व, ठीक है जी, डिमांड कर्व, इस कर्व को डिमांड कर्व भी कहते हैं। ठीक है, इसको एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन इन डिमांड भी कहते हैं, और इसको मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व भी कहते हैं। तो अगर प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज आता है, प्राइस की वजह से अगर क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज आता है, तो उसको लॉ ऑफ डिमांड भी कहते हैं, उसको डिमांड कर्व भी कहते हैं, उसको एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन इन डिमांड भी कहते हैं, और उस कर्व को मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व भी कहते हैं। आई एम श्योर कि अब क्लियर हुआ होगा। मसला है तो यहां से पूछे, ये सबसे टेक्निकल एरिया है यहाँ का। एग्जामिनर ने इसी टेक्निकलिटी को उठाया था। उसने आपसे नहीं मांगा कि डिमांड कर्व किसे कहते हैं, उसने आपसे पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन इन डिमांड एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। 4 नंबर का सवाल पूछा था उसने। यार यहां से सवाल पूछे आप, या तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है या बिल्कुल क्लियर नहीं है। ठीक है इमरान, मैं रिपीट करता हूं, नोट करते जाएं यार। डिमांड कर्व, एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन इन डिमांड कर्व, डिमांड कर्व, एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन इन डिमांड कर्व, और तीसरा नाम है इस कर्व को मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। इसको क्यों कहते हैं मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व? यार एक ही कर्व पे मूवमेंट हो रहा है ना, एक ही कर्व पे देखो, एक ही कर्व पे प्राइस और डिमांड में इंक्रीज डिक्रीज आ रहा है ना, एक ही कर्व है ना। जब इंशाल्लाह हम कल या आज शिफ्ट इन डिमांड कर्व पढ़ेंगे ना, तो उधर 2 कर्व होंगे, इस तरह के कर्व, इस तरह के कर्व। ठीक है ना, उधर इस तरह के कर्व होंगे, इस तरह के। ये एक ही कर्व है। يا ختمي يا जी स्टैनली। क्या कह रहे हो सैफुल्लाह साहब?
जी जी क्लियर है। आवाज क्लियर है। जी तो मैं कह रहा था कि इस कर्व को मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व इसलिए कह रहे हैं कि एक ही कर्व पे मूवमेंट हो रहा है। देखें एक ही कर्व पे देखो मूवमेंट हो रहा है ना। 10 से 5 पे प्राइस आ गई तो क्वांटिटी डिमांड 20 से 50 पे चली गई। तो एक ही कर्व हमें सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यार प्राइस में डिक्रीज आया तो क्वांटिटी डिमांड में कितना इंक्रीज या डिक्रीज आ गया। ठीक है। तो इस देखें यहां से एग्जामिनर ने बड़ा टेक्निकल सवाल उठाया था। उसने कहा यार व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन इन डिमांड। तो आई रिपीट कि अगर प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांड में इंक्रीज या डिक्रीज आता है तो उसको एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन इन डिमांड कर्व कहते हैं। अगर प्राइस के अलावा और चीजों की वजह से क्वांटिटी डिमांड में इंक्रीज या डिक्रीज आता है तो वो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे, उसको शिफ्ट इन डिमांड कर्व कहते हैं या उसको राइज एंड फॉल इन डिमांड कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ में ये पॉइंट थोड़ा सा टेक्निकल था। आई एम श्योर कि अभी क्लियर हुआ होगा इंशाल्लाह। क्लियर है जी। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, सही।